अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने सुना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बहुत देर से ये बयानिया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बतौर एक सियासी हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत वक्त का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सीनियर लीडरान हैं वो अपनी करप्शन बचाने की कोशिशों में हैं। अब याद रहे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कानून जो कि 1999 में आया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, वो तब से मुतनाज़ा रहा है। और हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक इम्तिहान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वही सियासी जमातें फिर इक़्तिदार में आती हैं तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस में, उसके कानून में कोई ख़ास तरमीम या कोई तामीरी तब्दीली देखने को नहीं मिलती। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर वकील आरिफ चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर, क्योंकि लीगल अमूर पर आपकी बहुत गहरी नज़र रहती है, जो 99 का कानून था, नैब ऑर्डिनेंस, उसका बुनियादी मकसद शायद लूटी हुई दौलत की बहाली था कि ये पैसे किसी तरह से रिकवर हो जाएं, वापस आ जाएं। तो उसको सामने रखते हुए सर, क्या इस कानून को किसी और चीज़ के साथ अब कंफ्यूज किया जाता है कि लोगों को आप गिरफ्तार करें, हरासा करें, जेल में रखें? इस कानून का मकसद क्या है या क्या होना चाहिए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपने अगर मुल्क में एहतसाब साफ करना है तो एहतसाब को आप किसी भी गैर मामूली तरीके से ना करें। उसके लिए जो कानून आप बनाएं वो आइन और कानून के मुताबिक हो, और आइन और कानून के मुताबिक असल बात जो है उसमें अमल दरामद होना चाहिए और इनडिस्क्रिमिनेटली अमल दरामद होना चाहिए। उसमें आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। हमारे यहाँ जो शिकायत की जाती है ये वाकई कई लिहाज से तो दुरुस्त भी है, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो यूं लगता है कि जो शख्स भी जिसने करप्शन की है वो चूंकि सियासी तौर पर ताकतवर होता है तो वो उस वक्त जब वो कानून वो खुद इस्तेमाल कर रहा होता है किसी के खिलाफ, उस वक्त तक तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब उसके खिलाफ वो कानून हरकत में आता है तो वो फिर ये सिरे से चाहता है कि ये कानून रहे ही ना। यानी ये वो बात है जो अभी आपने देखा होगा कि जब ये तरामीम सामने लाई गई हैं तो उन तरामीम की रोशनी में तो यूं लगता है कि वो बिल्कुल इसको नैब को एक टूथलेस किस्म का कानून वो चाहते हैं कि जिसमें किसी को आप पकड़ ना सके, किसी को सियासतदान को ना पकड़ सके। और दूसरा जो एग्जेप्शंस का कॉन्सेप्ट है ये मेरे नजदीक आइन से मावरा है, चाहे उसमें सियासतदान हो या उसमें बिजनेसमैन हो, जो भी हो, या इवन फौज भी हो। मतलब है अगर आपने एहतसाब करना है तो वो यानी उसे आप सबके लिए यकसा कर दें। अब यहाँ जो सूरत हाल है कि हर इदारे ने अपना अपना एक निज़ाम रखा हुआ है एहतसाब का, और बहुत सारे कई सवालात भी उठते हैं बाज़ इदारों पर कि जो उनके अपने अंदर का निज़ाम है वो उस अंदाज में एहतसाब करने में कामयाब नहीं हो रहा है जिस अंदाज में एहतसाब होना चाहिए। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये ट्राइबल सोसाइटी का नक्शा हम पेश कर रहे हैं। इसमें हमें ये नहीं लगता कि कोई भी इस मामले में दिलचस्पी देता है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है और उस करप्शन का खात्मा होना चाहिए। एक और बात जो बड़ी तकलीफदेह सामने आती है कि आपने अगर इस नैब को खुद इस्तेमाल किया और नैब की निगरानी भी की, सुप्रीम कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट में नैब के केसेस जो थे वो चले और उसकी वजह से लोग नाअहल भी हुए, तो उसके बाद आप नैब के मामलात में जब सुप्रीम कोर्ट इस हद तक चली जाती है, खासतौर पर बेल के इश्यूज पे हमने देखा कि बेल में आपने इतना बड़ा फैसला दे दिया कि जिससे नैब जो है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और साख जो है वो सिरे से रही नहीं है। तो इसके बाद तय तो ये हो जाना चाहिए या तो इसे सिरे से खत्म कर दे, स्क्रैप कर दे, और अगर इसे चलाना है तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी और साख जो है वो सबसे ज्यादा मैं शराजी साहब का जरा सवाल शामिल कर लूं। जी शराजी साहब। लेकिन चौधरी साहब, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम अपोजिशन के रहनुमाओं की तनकीद को एक तरफ रख भी दें सर, तो मुल्क की आला तरीन अदलिया बड़े सीरियस किस्म के ऑब्जर्वेशंस दे रही है। ख्वाजा बरादरान के केस से ले के अब हमजा शहबाज की जब ज़मानत की दरख्वास्त उनके सामने पड़ी है तो बड़े शदीद सवाल उठ रहे हैं नैब को लेके सर।
तो आपको लगता नहीं है कि बुनियादी तौर पे खुद इस इदारे की भी एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए, और अगर इनके लोग कोई मिसकंडक्ट का मुजाहरा कर रहे हैं या जहां पे लगे कि दानिस्ता तौर पे लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो सर इनके ऊपर भी तो कोई एक चेक होना चाहिए। ये मुतालबा आपको लगता नहीं कि बड़ा दुरुस्त है और इस हवाले से भी कोई कानून साजी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि कोई भी एहतसाब से मावरा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो एहतसाब का इदारा है, जिस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये डेड हॉर्स है, उस वक्त भी ये बहुत पहले की बात है, उस वक्त भी ये काफी नहीं था सिर्फ इतना कहना। अगर ये डेड हॉर्स था, कुछ नहीं कर रहा था और इसने कुछ नहीं किया था, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और कार्रवाई इसे खत्म करने की भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ये रिकमेंड गवर्नमेंट को कह सकती थी, बुला सकती थी। तो महज एकेडमिक जो कमेंट्स हैं, उनकी कॉस्मेटिक हैसियत तो है, उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं बिल्कुल इस बात में आपसे एग्री करता हूं कि ये इदारा कई लिहाज से इस पर बहुत सारे सवालात उठे। कई प्रोग्रामों में मैंने भी मुसलसल ये कहा कि जनाब, आपका तो अपना वो जो लोग आपने रखे हुए हैं, अभी तक उनकी वफादारियां मशकूक है, वो मिले हुए हैं अंदर, वो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने निशानदेही की कि बहुत सारे केसेस जो है, अगर आप इनके प्रोसिक्यूटर्स के या इन्वेस्टिगेटर्स के बयान देखेंगे अदालत में, तो आपको ये नजर आएगा कि श्रीहन किसी ना किसी की, वो मुल्ज़म की वो फेवर कर रहे हैं, और इसके बावजूद वही के वही लोग मौजूद हैं। आज तक वो चेयरमैन नैब जिनसे बहुत तवक्कुआत थी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के तौर पर रिटायर हुए थे, उनसे बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी जिस तरफ लोगों ने निशानदेही की कि जनाब, अपने घर को तो आप दुरुस्त करें। इतने इतने वाकयात उनके बारे में, इतने इतने इल्जामात उनके डीजीज के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में आए, लेकिन कहीं हमें नजर नहीं आता। वही साहब, मैंने साथ में एक लीगल प्रोसेस का भी आपसे सवाल करना था, क्योंकि ये आपने करीब से देखा हुआ है। अब ये हमजा शहबाज के केस में भी ये तनकीद हुई और अदालत उज़्मा की तरफ से भी ऑब्जर्वेशंस आई कि जब आप एक नैब की प्रोसीडिंग्स में आ जाते हैं सर, तो ट्रायल आपकी चलती रहती है और उसका जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। बेशक आपके बेतहाशा गवाह हों, वो टेस्टिफाई नहीं करते, ट्रायल आपकी आगे प्रोसीड नहीं होती, कुछ महीने गुजर जाते हैं सर, और फ्रेम तक जो चार्ज है वो फ्रेम तक नहीं होता। तो क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ये मकसद है कि आदमी को मुस्तकिल जेल में रखे, या जो आखिरी आपका एपेलेट फोरम है उसमें क्या कन्विक्शन सिक्योर नहीं करनी चाहिए सर? मैं आपको एक अर्ज करूं, इस मामले में तो आप अकेला नैब को मूर्द इल्जाम इसलिए नहीं ठहरा सकते कि ये तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। यहाँ तक कि जिसमें बहुत ज्यादा कहा गया कि अदालतों के हुक्म भी आ जाते हैं कि जनाब इस केस को इतनी देर में निपटाया जाए, वो भी नहीं निपटाया जाता। और इस पे आप देखिए कि साल हाँ साल केसेस जो है वो चलते रहते हैं। इसमें नैब के अलावा मैं समझता हूँ, नैब को आप कह तो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि प्रोसिक्यूटर्स यानी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन वाले लोग मौजूद नहीं है, उनके पास वो पूरा साजो सामान मौजूद नहीं है जिसकी खास तौर पर इस तरह के व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जरूरत है। फोरेंसिक साइंस का पूरा सिस्टम मौजूद नहीं है, और उन्हें वो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर्स को पता ही नहीं है कि इस मामले में इतना ये जो आपके पास सिंडिकेटेड क्राइम है और जो इस तरह ऑर्गेनाइज क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम, इसमें तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज आपने किसी को ना ट्रेनिंग दी है ना इस मामले में वो। और इसी तरह जिस तरह पुलिस के पास आपने दो बना तो दी बज़ाहिर के जनाब, आप एक तरफ आपने कर दिया कि ये प्रोसिक्यूशन है और ये दूसरी जो है इंतजामी पुलिस है, लेकिन वही पुलिस है, एक ही तरह की ट्रेनिंग है और उसी तरह वो यानी FIR लिखते जा रहे हैं और उसी तरह जिम्नियां लिखते जा रहे हैं। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि हम अकेला नैब को कभी नहीं कह सकते कि जी इसमें नैब का कसूर है। नैब के हाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि वहां से प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, लेकिन आगे जजेस कौन से बैठे हुए हैं कि जो फैसला करे, यानी जितने जजेस चाहिए उसके साथ उसके प्रोसिक्यूटर्स भी चाहिए, और उसी तरह आपको पूरा उसके साथ पैराफर्नीलिया इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा चाहिए, जिससे मिलके ये आप ये तवक्को कर सकते हैं कि कोई केस भी जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। तो ये सारी बात तो ऐसी है
कि हम शायद कोई भी सीरियस नहीं है इस मामले में। और ये इतना बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में ये जो ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। हुकूमत का आप देखें, मैं इस मामले में 2.5 साल हो गए हैं, हुकूमत की तरफ से हमें सिवाय गुफ्तगू के, सिवाय नारों के और सिवाय वो चोर डाकू की बात के हमें कहीं नजर नहीं आता कि हुकूमत ने कोई थोड़ी बहुत भी कोशिश की हो कि पाकिस्तान के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम के अलावा भी क्राइम है। ना व्हाइट कॉलर क्राइम की बात प्रॉपरली हो रही है और ना दूसरा लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि ये बात आपकी काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह देना कि जी नैब जो है वो लोगों को सिर्फ पकड़ लेती। हाँ, मैं इस मामले में यूं आपसे अर्ज करूंगा कि किसी शख्स को भी बगैर ट्रायल के आपको अपने पास रखने का हक नहीं है, क्योंकि जब आप शहरी आजादियां सलब करते हैं तो उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। दुनिया में हमारा जरा वक्त कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, वकील, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। बात करेंगे जो हमारे कुछ अहम मुंतखब नुमाइंदों ने भी बात की कि एहतसाब ब्यूरो का भी शायद एहतसाब होना चाहिए। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, और जो पाकिस्तान के आला मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने उसको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत कहती है कि ये सब का सब एक NRO मांगने की कार्रवाई है, लेकिन ज़रा सुन लेते हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब, जिनका शायद सबसे ज़्यादा फुल फ्रंटल हमला रहा है एहतसाब के अदारों पर, वो क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या वो एग्जेम्प्ट है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? क्या वो कोई खास लोग हैं? इनकी डिग्रियां चेक किए जाएं, इनके डोमिसाइल चेक किए जाएं, इनकी कैसे इंडक्शन हुई वो चेक किए जाए। वैसे शराजी साहब, जो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट होता है वो बहुत एक अहम ओहदा होता है। अब चेयरमैन सेनेट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसे आप जानते हैं, और 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी वो सियासी जमात जिसकी 2 मुंतखब हुकूमतें करप्शन की बुनियाद पर डिसमिस की गई सदर की जानिब से, उन्होंने उन 5 साल में कोई तरमीम नहीं की इस कानून में, जिसको उनके को चेयरपर्सन आज काला कानून कहते हैं। बल्कि जो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट साहब हैं उनको भी ये सब का सब याद आया जब उनके खुद एसेट्स अटैच हुए, उनके ये शेयर्स फ्रीज हुए, जब उन पर फिर यही तलवार गिरी, तो जिस तरह नवाज लीग ने किया और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कोalition पार्टनर्स ने किया, तब वो एतराज़ करना शुरू हो गए। तो शराजी साहब, हम जो इस शो पे अक्सर कहते हैं, लग तो ऐसे ही रहा है कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब ये इक़्तिदार में आए, ताकि उसी अदारे को और उसी कानून को उसी तरह इस्तेमाल करें। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब तक का कंडक्ट यही बता रहा है। ख़ुद इमरान खान साहब के जो KPK के अंदर हुकूमत में थे तो अलहदा से एहतसाब कमीशन बनाया था, इस एहतसाब के निज़ाम पे यकीन नहीं करते थे, और आज इस इदारे को शायद करप्शन ख़त्म करने के सबसे बड़ा ज़रिया वो मानते और समझते हैं। मेरा ख़्याल में माजी में भी इसी तरह हुआ था, और हम कई बार इस मामले पे गुफ्तगू असद कर चुके हैं। बुनियादी तौर पे उस वक्त इस इदारे को मैनेज किया गया था। आप चेयरमैन लाए थे और चेयरमैन को आपने कह दिया था कि सियासी मामलात को आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, हाउसिंग सोसाइटीज़ और बाकी जो कुछ आप करते रहें सो करते रहें, बट इस तरफ नहीं आना। और वो बड़े अच्छे चेयरमैन नैब थे जो माजी के थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। और आपको वैसे याद है शराजी साहब, जब अदालत उज़्मा ने कहा था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने हमारे सामने सती की है, अपने आप को आग लगा दी और ये बिल्कुल ही नाकाम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, इसको डेड हॉर्स कहा गया था। इसी बुनियाद पे डेड हॉर्स कहा गया था कि उस वक्त नैब का दायरा अमलन मुअत्तल होकर रह गया था, कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय ये कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोगों को बुला के पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे हो रहा था, वो अलग कहानी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो ये शोर मचा रहे हैं माशाल्लाह से, ये बड़े विजनरी लोग हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक बड़ी अहम पोस्ट है और यकीनी तौर पर उनका बड़ा पार्लिमानी तजर्बा है, या इसके साथ वो लोग कि जो उस वक्त 18वीं तरमीम को ड्राफ्ट कर रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि एक डिक्टेटर अपने दौर में एक इदारा बना के गया है जिसका बुनियादी मकसद पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी? और पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जानता है सद
कि जिनके 18 लोगों को निकाल के एक पैकेट के नाम से ग्रुप बनाया गया था और तब जाके जमाली साहब की हुकूमत जो है वो काफ लीग की बन पाई थी। तो मैं समझता हूं कि वो तो विक्टिम रहे थे सिस्टम के, इस इदारे के विक्टिम रहे थे, उनको चाहिए था। लेकिन अगेन क्योंकि आपकी सोच सेल्फ सेंटर्ड है, गोया कि आपने देखना था कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा तो बस ठीक है, इस सांप को सोने दें, जब कोई और आ गया तो देखा जाएगा। तो फिर नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो माधवी हजाला साहब कह रहे हैं ना कि क्या नैब के लोगों का बेहतसाब, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि इनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, इनके डोमिसाइल चेक होने चाहिए। मैं कहता हूं कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी चेक होनी चाहिए कि सियासी अदवार में जो इनकी तकर्रियां हुई हैं क्या वो मेरिट पे हुई हैं। कितने सियासी जमातें जिन्होंने अपने लोग यहाँ पे इंडक्ट किए। और चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स के कंडक्ट से लगता है कि मुजरमों को फेवर दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में उसका भी एक फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए। शिराजी साहब, फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए। उनके जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमने इतने सारे जो अमाउंट्स हैं लूटे हुए वो हमने रिकवर कर लिए हैं। लेकिन जो इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि जो आपके सबसे हाई प्रोफाइल सियासी केसेस हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब के सब सिर्फ जो मुंतखब नुमाइंदे हों या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों या किसी और अदारे से ताल्लुक़ रखते हों, सब के सब बाइज़्ज़त बरी होते हैं, या तो अदालत आलिया की सतह पे या अदालत उज़्मा की सतह पे। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें वो कन्विक्शन सिक्योर हो गई हो। तो क्या सवाल ये नहीं बनता सर कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ मुंतखब नुमाइंदों को आप हथकड़ियाँ उन पर लगा देते हैं एंड लेट्स से सर कि देयर गिल्ट इज़ सर्टन, तो इसका तो मतलब ये है कि आपकी जो अपनी इस्तगासा है वो इतनी ज़्यादा नाकाम है कि जिस तरह ये जजमेंट्स में कहते हैं दे वर अनएबल टू ड्राइव द कन्विक्शन होम सर। उनसे ना तो सज़ा हो सकी, ना तो वो सबूत इकट्ठा कर सके, ना उसकी तस्दीक कर सके और ना साबित कर सके कि यहाँ करप्शन हुई है। तो फिर तो मेरा ख्याल में असद इस इल्ज़ाम को बड़ी तक़वियत मिलती है और इस्टेब्लिश होता है कि बुनियादी तौर पे ये इदारा करप्शन के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा, ये लूटी हुई रकम को वापस लाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि जो हुकूमत वक्त है वो इस इदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और या कुछ इदारे इसको पॉलिटिकल। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि अगर आप उसको तब्दील करेंगे तो इस तरह तब्दील करें कि चेयरमैन को बिल्कुल ही बेइख्तियार कर दें, उसमें कमेटी बैठा दें, उस कमेटी के पास गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं होगा। क्योंकि शिराजी साहब इसमें लगता ये है कि आप स्पेक्ट्रम के एक इंतहा से फिर दूसरे इंतहा तक चले जाएंगे। और जिस तरह अभी आरिफ चौधरी साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल ही अगर आपने उसको खोखला कर देना है तो इस तरह के इस्लाहात ले आए, तो दैट डजंट सीम द सॉल्यूशन आइदर। लेकिन असद जब आपने किसी शख्स का नाम आपने ईसीएल पे डाल दिया, वो शख्स जिसको आप बुला रहे हैं और वो जाके आपके सामने पेश हो रहा है, वो आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो भागने वाला नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या जरूरत पड़ती है आपको कि आप ट्रायल शुरू होने से पहले इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे लोगों को 18-19 माह आप रखते हैं बगैर चार्ज फ्रेम हुए हुए सर। ट्रायल की सतह पे चार्ज फ्रेम तक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। और जब आपसे आला अदलिया पूछती है कि इनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, वो जो विटनेस हैं क्या आपने उनको उनके बयानात कलम बंद कर लिए, तो आप बताते हैं कि जी टोटल लोग तो 110 हैं, अभी तक को 3 लोगों के हम विटनेस को रिकॉर्ड कर सके हैं। फिर आप जाके एक्सक्यूज देते हैं कि जी अदालतें बड़ी कम है, पहले जो अदालतें बड़ी हैं उनके पास ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा है। और साथ में आप ये भी कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते कि जिन लोगों को आपने अंडर कस्टडी रखा हुआ है, क्या आपको खतरा है कि ये लोग भाग जाएंगे, क्या इनके नाम ईसीएल में नहीं है, तो आपके पास वो भी डिफेंस कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये मजमूई तौर पर इस तासुर को तक़वियत देती हैं कि फिर आपकी नीयत लूटी हुई रकम को वापस लाना नहीं और मुजरमों को आपने सजा नहीं दिलवानी, बल्कि आपके मकासद। वैसे सर इस पे वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि जितनी लूटी हुई दौलत हमने वापस हम लाए हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर को मिला भी लें, या शायद उन्होंने नून लीग के सारे वोटर को इकट्ठा करके कहा था कि उसका अगर मुवाजना करें तो हम इससे कई बेहतर हैं। उस पर क्या कहते हैं सर? भाई पता नहीं आप क्या कहेंगे कितनी लूटी हुई रकम वापस लाई है, लेकिन अभी जो आपने लंदन में एक फर्म को हायर किया था, अरबों रुपए तो आपको वहां देने पड़ रहे हैं और आपको ख्याल भी नहीं था कि गलत एग्रीमेंट हुआ उसको और टाइमली उसको और जिसके साथ सेटलमेंट की थी सर उस आदमी ने खुदकशी कर ली और उनका उस कंपनी से ताल्लुक नहीं था, आपने देखा होगा।
सही सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इदारे का बहरहाल कोई इतना रिमार्केबल कोई मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रिशिएट करें, और अगर करना है तो फिर मेरा ख्याल में वो जाके आला तरीन अदलिया की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आ रहे पहले उनको कंडेम करें। जरा इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बैनुल-अक़वामी उमूर करेंगे। सऊदी अरब और कतर के बीच जो कशीदगी थी वो अब कम हो रही है। पाकिस्तान को अपने खारजा पॉलिसी किस तरह रीओरिएंट करनी चाहिए या क्या गुंजाइश है भी? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा है। मुसलमान अक्सरियत रखने वाले ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा तफरीक पाई जा रही थी गुज़श्ता दिनों, जब देखा कि एक जानिब कतर, तुर्की और ईरान और दूसरी जानिब सऊदी अरब और तमाम खलीजी ममालिक एक तरफ। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होना चाहिए था? बहुत देर से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यही रही है कि सब दोस्त और सब मुसलमान अक्सरियत रखने वाले ममालिक ना सिर्फ पाकिस्तान के कुदरती इत्तेहादी हैं, वो इनके बीच तफरीक नहीं करना चाहता। जनाब शराजी साहब, जब आप देखते हैं कि अब आखिरकार सब और कतर के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो गए हैं, और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी ये जो सारे ममालिक हैं जो कि सऊदी अरब के चलें ये कह देते हैं कि सऊदी अरब के करीब हैं, चाहे वो मुत्तहिदा रियासत अमारात हो, मुत्तहिदा अमारात हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सूडान हो, सब के सब ने इजराइल जैसे मुल्क को तस्लीम किया जो कि पाकिस्तान नहीं रिकग्नाइज़ करता। अब आपने देखा कि जो कतर के साथ भी इशू था वो कुछ ना कुछ बहाली की तरफ जा रहा है। इसमें सर कोई पाकिस्तान की रीओरिएंटेशन की है गुंजाइश? शुड इट डू समथिंग डिफरेंट? मेरा ख्याल है बहरहाल सऊदी अरब ने तो इस बात को रियलाइज़ किया है कि वो अपने जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जो उसका कोई स्टैंड था वो कोई इतना वैलिड स्टैंड नहीं था, और यही हम देखते हैं कि इस वक्त जो उन्होंने अपनी एक पोजीशन ली थी उस पोजीशन से वो हटे हैं। गोया कि कतर तो नहीं हटा, बट उन्होंने अपनी पोजीशन बदली है, और बिलाखिर 3.5 साल बाद उन्होंने अपने उस मुल्क के साथ दोबारा सफारती ताल्लुकात को उस्तवार किया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक सेकंड थाट आया है कि जो एक यहाँ पे डिवीज़न बन रही है ख़ुद अरब ममालिक के अंदर, वो अब वसी होती जा रही है, और ख़ुद सऊदी अरब को लग रहा था कि शायद वो एक आइसोलेशन में जा रहा है। और आपने देखा कि यमन के मामले के ऊपर भी कोई ज़्यादा वॉइसेस उनके साथ हमें देखने को नहीं मिलती जिस शादोमत के साथ शुरू में थी। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। हमने तो इस दोस्ती को लेके बड़े अरसे तक चलते रहे हैं, और इस दोस्ती के नतीजे में मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान के साथ एक रवैया होना चाहिए था और जिस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करना चाहिए था वो माजी में तो हमें देखने को हरगिज़ नहीं मिला, बल्कि हुआ ये है कि उसके मुकाबले में भारतीय इन्फ्लुएंस जो है वो इन अरब ममालिक के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिला। ख़ुद इन ममालिक ने भारत के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, और पाकिस्तान को लेके अगर इन्होंने कुछ किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम पे सफारती दबाव था, और हम शायद इंडिपेंडेंटली अपनी खारजा पॉलिसी को लेके नहीं चल सके, और मजबूरन हमें कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़े कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं थे, बट इन दोस्त ममालिक के कहने पे हमें वो लेने पड़े। रादर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत आई इक़्तिदार में, आपने देखा कि इसने रियलाइज़ किया कि एक और फोरम होना चाहिए, और उसके लिए महातिर मोहम्मद जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे इंडोनेशिया के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, फिर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब एर्दोगान ने एक इनिशिएटिव लिया, और आपको याद होगा कि कोलालमपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी जहाँ पे एक शायद नया फोरम डेवलप हो जाता, लेकिन उसको लेके भी खुद सऊदी अरब की जानिब से दबाव था कि किस तरह का इनिशिएटिव पाकिस्तान ना ले, और हमने मजबूरन ऐसा ही किया कि हम उस कॉन्फ्रेंस में ना शरीक हुए और ना ही अल्टीमेटली वो फोरम बन पाया। तो मैं समझता हूँ कि इतनी कुछ बातें हमने मानी। अब अगर सऊदी अरब को लगता है कि वो अरब ममालिक के अंदर और खित्ते के अंदर उसकी एक अहमियत बरकरार रहे, तो मैं समझता हूँ कि उसके बदले में पाकिस्तान को सुनना भी चाहिए, और पाकिस्तान के साथ उनका जो बर्ताव है उसके अंदर भी हमें एक वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखने को इसमें मिलनी जनाब चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक और शायद मुस्बत रुझान है
कि हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना नहीं है। आप जानते हैं जनाब कि जब ये सारा यमन का इशू हुआ था तो उसमें पार्लियामान ने फ़ैसला किया कि चाहे जो भी सऊदी अरब की जानिब से एक अस्करी मुदाखलत की जा रही है यमन में, बल्कि हमला किया जा रहा है यमन में, दूसरी जानिब जो हूथी रेबल्स हैं उनकी पूरी तौर पे हमायत ईरान कर रहा है, पाकिस्तान इस दलदल में नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपने देखा कि अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी गहरे तौर पर मुतासर हुए थे। अब उससे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है सर कि ताल्लुकात हमारे बहाल हों, लेकिन आपको किस हद तक ये लगता है जो हमारी एक पुरानी एक स्ट्रेटिजिक अलायंस है इन ममालिक के साथ जो कि अस्करी टाइज पर और दफ़ाई ताल्लुकात पर एक तरह की एक वो बुनियाद रखते हैं, वो कितनी ज़्यादा मुतासर होगी अगर पाकिस्तान इसी तरह का एक ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी अपनाते हुए कहे कि इस तरह की जंगों में, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ या तो सालसी का हो सकता है या किसी तरह से अमन को बहाल करने का हो सकता है। मेरा ख़्याल है ये तो चीज़ें बड़ी पहले से हम तय कर चुके हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट्स के अंदर हमने मुसालत का किरदार तो ज़रूर अदा करना है, बट किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान सऊदी अरब कॉन्फ्लिक्ट को लेके ख़ुद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सेक्टेरियन डिवाइड है सर, और अगर हम इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो उसका इम्पेक्ट हमें ख़ुद मुल्क के अंदर महसूस होगा और बड़ी शिद्दत के साथ उसका महसूस होगा और शायद उसको हम संभाल भी ना पाएँ। तो मेरा ख़्याल में बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला था कि जो पार्लियामान के फोरम से किया गया, और आप उसके बाद देखते भी हैं कि बुनियादी तौर पे हमने इस रीजन के अंदर ईरान सऊदी अरब डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश भी की। और इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि जहाँ वो जद्दा गए वो तेहरान भी गए, एक इनिशिएटिव भी लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब बारी है सऊदी अरब की। हमने बहुत ज़्यादा एक तरह से कुर्बानियाँ दी। अगर देखा जाए तो हमने अपने पड़ोसी ईरान को बेस्ट वे में एंगेज नहीं किया। आज भी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 बरस से शदीद एनर्जी के इशूज़ चल रहे हैं, और यह शायद हमारे लिए बहुत एक बड़ा गेम चेंजर होता और अपने एनर्जी के मसाइल को हम हल कर पाते इस गैस पाइपलाइन से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ वाशिंगटन से दबाव था, वहाँ ख़ुद हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब की जानिब से भी कुछ इसी तरह के इशारे मिल रहे थे कि हम इस तरह की एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहिए। तो अब अगर सऊदी अरब समझता है कि अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव है और हम किसी नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके अंदर सऊदी अरब हमारी तरजीह में नहीं आता और रिपेयर वर्क हो रहा है, तो फिर रिपेयर वर्क सिर्फ अल्फाज की हद तक या सफारती जुमलों की हद तक नहीं होना चाहिए कि दो बिरादर मुस्लिम ममालिक हैं, हमारी दोस्ती की तारीख बड़ी पुरानी है, बल्कि अब जो आप भी कह रहे थे कि उसका रुख सिर्फ अब जो अस्करी नहीं होना चाहिए, गोया के दिफाई ताल्लुकात पर सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी हमें कोई माशी डायमेंशन भी देखने को मिले। गोया कि जिस तरह की सरमायाकारी सऊदी अरब हिंदुस्तान में कर रहा है, कहा जा रहा है कि 75-80 अरब डॉलर की सरमायाकारी अगर वहाँ पे हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे, ऑयल रिफाइनरी से लेके पता नहीं क्या कुछ ऐलानात किए गए थे, लेकिन अगर अमलन देखा जाए तो जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत कर्जा दिया भी गया था या रकम दी गई थी हमें अपने अकाउंट में रखने के लिए, पिछले 2-3 माह में वो भी हमसे वापस ली। और इसमें सर एक और कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत है। वही लोग जो कि भरपूर तनकीद कर रहे थे पार्लियामान के ऐवानों में कि हमें हरगिज़ यमन में शामिल नहीं होना चाहिए, यमन में जो कार्रवाई हो रही है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। तो कुछ गैर ज़िम्मेदार आवाज़ें फिर उसी के कुछ माह बाद कहना शुरू हो गए कि शाम में जहाँ बशर असद की आमरीत को थ्रेटन किया जा रहा था, वहाँ भी मुख्तलिफ बगावतें हो रही थीं, वहाँ हमें हमायत करनी चाहिए। तो वही बात है सर कि अगर आप यमन में नहीं जाना चाहते तो आप किसी और जाविये को सामने रखते हुए आपको शाम में भी नहीं जाना चाहिए। और इस तरह की कंसिस्टेंसी शायद मैं तो कहता हूँ आप दुनिया भर में अप्लाई कर लें, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट या एक थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं जाना चाह रहे तो दूसरे थिएटर में भी आपको हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। काम से काम रखें, मईशत आपकी गैर मुस्तहकम है, आपकी अपनी फ़िरका वाराना फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा गहरी हैं, आपके अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बेसिक कमोडिटी प्राइसेस आपसे मीट नहीं होते। तो अभी अपने आप को इस तरह का एक्सटर्नल पावर तस्वर करना
शायद नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान ने किया और जो नतीजा है वो आपके सामने है। क्यों शराई साहब? सामने दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल यही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल में अगर इस वक्त अब सूरत हाल तब्दील हो रही है तो उस तब्दील सूरत हाल के अंदर हमें मेरा ख्याल में अब फोकस करना चाहिए अपनी मईशत को। आपने दुरुस्त कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी बनी है हमारे लिए तो अब ताल्लुकात की नौइयत डिफरेंट होनी चाहिए और प्राइमरीली उसके अंदर जो हमारी मईशत उसको फोकस करना चाहिए। यकीनी तौर पे इन ममालिक के साथ अगर हम इन इकनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर इंगेज करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और जाहिर सी बात है गिव एंड टेक हर दो तरफ से होता है। अगर सऊदी अरब समझता है कि पाकिस्तान को इंगेज करना उनके लिए फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है तो उसके बदले में ख़ुद पाकिस्तान को भी तो कुछ फेवर्स देनी पड़ेंगी और अगर वो फेवर्स मिलती हैं तो यकीनी तौर पे, और आपको ये इस बात का भी अंदाज़ा है असद कि जो सफारती मामलात हैं इसके अंदर ऑन ऑफ बटन नहीं होता, गोया कि आप किसी भी मुल्क को सडनली डिसंगेज नहीं कर सकते। यकीनी तौर पे आपने अपने ताल्लुकात कहीं और तरह अगर उस्तवार करने हैं तो जो माजी के ताल्लुकात हैं उनको भी यकसर ख़त्म नहीं किया जाता, उनको भी आगे लेके चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो नए वेन्यूज़ तलाश कर रहा है, ये जो नई फॉर्मेशन बन रही है ख़ित्ते के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद चीन, रूस, पाकिस्तान, इसी तरह तुर्की और ईरान और कतर की बात की जा रही है और कुछ और ममालिक की बात की जा रही है कि शायद एक नया ब्लॉक बन रहा है, लेकिन साथ में हमें अपने पुराने ताल्लुकात को भी लेके चलना पड़ेगा और उन ताल्लुकात के अंदर उनकी नौइयत को बदलना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे हमें आप दिफा या कुछ मखसूस एरियाज को नहीं बल्कि इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उनको भी देखना चाहिए। इसी पर वक्फा लेने के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। सीनियर इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक साहब ने 1960 की दहाई में कहा था कि पाकिस्तान की मईशत 22 बड़े घरानों के शिकंजे में है और उस वजह से ना तो कभी कंपेटिटिव हो सकती है ना तो ज़्यादा डायनामिक। अब उस बयानिए के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत ने नेशनलाइजेशन की, जिस पर फिर उस वजह से भरपूर नुकसान हुआ और फिर डी नेशनलाइजेशन की लहर के बाद देखा कि वही जो अनकम्पेटिटिव इंडस्ट्रीज़ थी वो एक बार फिर फ्रंट एंड सेंटर आ गईं। अब 2021 के पाकिस्तान में वही सूरत हाल देखने को मिलती है। अगर 22 घराने नहीं हैं तो शायद 44 हों, अगर 44 नहीं हैं तो शायद 60 हों, लेकिन जो आम कंज्यूमर है वो इतना ज़्यादा इस सूरत हाल से मुतासर हुआ है कि चाहे ऑटो हो, चाहे घी हो, चाहे शुगर हो, चाहे सीमेंट हो, जो सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक गठजोड़ बना हुआ है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को डीमार्केट किया जाता है कि कहाँ अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा। जो छोटा प्लेयर है उसको बाहर रखा जाता है और ये जो पूरी एक फहरिस्त है एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस की, ये इसलिए की जा रही थी क्योंकि कंपटीशन कमीशन को बेयार और मददगार समझा हुआ था। कंपटीशन कमीशन जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक कानून के ज़रिए बना था, वो फिर पीपल्स पार्टी के दौर में एक एक्ट की शक्ल में पास हुआ था, लेकिन यही बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने उसको लाहौर हाई कोर्ट में एक स्टे के तौर पे, मुख्तलिफ स्टेज के तौर पे और उसके कानून को चैलेंज करते हुए काफ़ी हद तक फ्रीज़ कर दिया था। जनाब शराजी साहब हमें शो पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस हुकूमत के अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इस केस को पूरी तौर पर कंटेस्ट किया और आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन के कानून को आईनी करार दे दिया। लेकिन अब आप ये खबरें देख लें सर कि घी की प्राइस में इजाफा हो रहा है, चीनी जिस पे इतनी बड़ी इंक्वायरी हुई, कमीशन बैठी, नाम सामने आए, पीटीआई के अहम लीडरान आए उसमें जो कि पंजाब हुकूमत का हिस्सा थे, वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, उनके नाम आए। उस सब के बावजूद सर कोई ख़ास सिचुएशन तब्दील नहीं हुई। अब कंपटीशन कमीशन एम्पावर हो गया है, कानून आपका फील्ड में है, ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि कहती है कि हम इन सब बड़े मगरमच्छों से लड़ेंगे और मईशत वहीं की वही है। किस तरह देखते हैं जनाब? बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा थे नहीं बल्कि हुकूमत का हिस्सा असद है। देखें, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस इदारे की अहमियत को, कंपटीशन कमीशन की अहमियत को उजागर किया भी गया और जो आप कह रहे हैं कि बड़े बेस्ट में कंटेस्ट किया, लेकिन हुआ क्या, एंड रिजल्ट क्या है
एंड रिजल्ट ये है कि 58 रुपये किलो वाली चीनी इस वक्त मुल्क में 90, 95 और 110 रुपये में बिक रही है। मैं तो हैरान इस बात पे असद होता हूँ कि हर साल इस शुगर इंडस्ट्री कोई हज़ारों टन जो है वो चीनी जो है वो बरामद करती थी। गोया कि पाकिस्तान की ज़रूरियात से जो इजाफी चीनी होती थी गवर्नमेंट की सब्सिडी को लेके वो बाहर भेजी जाती थी। अब अचानक ये क्या हो गया है? मुल्क की आबादी में कोई इजाफा हो गया है, कोई लाखों करोड़ों को मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ गए हैं। ये हुआ क्या है? कौन सा? और फिर ये है कि या तो आप ये कहें कि जो प्रोडक्ट आप जो बाहर लेते थे, जो रॉ मटेरियल लेते थे वो कोई महंगा हो गया, इम्पोर्टेड है, या तो आप ये कहें कि गना बाहर से आता था क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है तो लिहाजा जो आपका रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया तो लिहाजा आपने कीमतें बढ़ा दी। कोई एक बात किसी को समझ आ रही है कि बुनियादी तौर पे 58 रुपए की चीनी अब 110 रुपए पे कैसे पहुंची? शराजी साहब, मैं तो कहता हूँ ये प्रोडक्ट इतना बुरा है सर, इसको आपने जनूबी पंजाब में लगाया हुआ है, इसकी सुक्रोज की यील्ड सबसे कम है, सबसे ज्यादा पानी ये खींचता है, इसको मुल्क भर में सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रॉप है इसको सिर्फ सिंध में होना चाहिए सर, और सिंध में भी कुछ महदूद इलाकों में, और आपकी आला अदालतों ने इसके मुतालिक ऑब्जर्वेशंस भी पास किए हुए हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी इकोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं। दुनिया भर में आप शायद दूसरे सबसे बड़े वाटर स्ट्रेस मुल्क हैं आप, तो प्रोडक्ट भी बुरा, इंडस्ट्री में भी सारी एंटी कंपटीशन, रिपोर्ट्स आ गई हैं, अदालत की भी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, वही सूरत हाल है। इसका तो सुक्रोज का यील्ड भी बहुत कम होता है। जी सही सही, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि किसी ज़माने में ईरान जैसे मुल्क में लोगों को डिस्करेज किया गया था कि वो सिगरेट नोशी छोड़ें तो जो सरकारी मुलाजमीन उनको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इमरान खान साहब को भी कोई ऐसी पॉलिसी फॉर द टाइम बिंग अनाउंस कर देनी चाहिए कि अगर लोग चीनी का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं या किसी और शोबे से वाबस्ते हैं तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स होंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही तरीका है इस माफिया से जान छुड़ाने का, वरना कंपटीशन कमीशन को आप जितना भी तगड़ा कर देंगे वो जितना भी चीजों को मेरिट पे देखेगा, मुझे नहीं लगता कि चीजें शराजी साहब, दूसरी चीज सीमेंट बिगाड़ इस कदर फैल चुका है ना सर, आपने सीमेंट की जो सीमेंट इंडस्ट्री पे भी कंपटीशन कमीशन के ऑब्जर्वेशंस आ गए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिसाइड किया जाता था कि हमने कहाँ कहाँ मुल्क में ये प्रोडक्ट बेचना है, और जिधर आपका एक्सेस खत्म होता है तो फिर अगली कंपनी फिर सामने आ जाती थी सर, और फिर उसके बाद प्राइस फिक्सिंग भी आपस में होती थी इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, और आगे से उनका वही कहना है कि जी हम तो टैक्स देते हैं, अगर हम इतना ज्यादा टैक्स देते हैं तो हमारी इंडस्ट्री इस तरह प्रोडक्टिव ही नहीं हो सकती विदाउट दीज कंसेशंस, विदाउट दीज सब्सिडीज, विदाउट दीज प्रैक्टिसेस। तो वही सवाल सर कि सीमेंट में यही है, ऑटो में यही है, शुगर में यही है, तो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है जो कंपेटिटिव है? और बिल्कुल, और इसमें देखें कि कंट्रोल प्रोडक्शन होती है, ऑटोमोबाइल की हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल प्रोडक्शन होती है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड, उसके अगेंस्ट आप कंट्रोल प्रोडक्शन करते हैं। आप ओन के धंधे के ऊपर लोगों से इजाफी लाखों रुपए लेते हैं, कोई एक इदारा नहीं है जो इस बात को चेक करे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। ऑटो का जो और इशू है जो कि चीनी से और सीमेंट से भी डिस्टिंक्ट है, वो ये है कि लोगों की जाने जाती हैं जनाब, जो इन गाड़ियों का सेफ्टी का मेयार है वो क्या सबके सामने नहीं है? जो ये एयर बैग्स के साथ करते हैं, हैंड ब्रेक्स के साथ करते हैं, क्वालिटेटिव कंट्रोल के साथ कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से कोई अजीब बात नहीं है कि हमारी जो अपनी गाड़ियों की ये जो वाक़े आते हैं सर, वो सब के सब आपके सामने और पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो इदारे आपने बनाए हैं वो बजाय पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें, वो इन सरमायादारों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, रादर उनकी रॉन्ग डूइंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ में इस मुल्क के अंदर जो एक और धंधा चलता है असद, जखीरा अंदोजी का, गोया के प्रोडक्शन हो भी गई तो मार्केट के अंदर आपने कंट्रोल्ड सप्लाई देनी है और बाकी माल आपने छुपा के रखना है, आप उन लोगों को भी नहीं पकड़ सकते। तो मैं समझता हूं कि ये एक किसी इदारे की वजह से मामला ठीक नहीं होने, अगर आपने कंपटीशन कमीशन का कर दिया ना निज़ाम ठीक भी, तो जब तक आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्त नहीं करना, वहां पे आपने लोगों को ठीक नहीं करना, वहां पे लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे। क्योंकि प्राइस कंट्रोल तो इसी तरह ही होगा ना कि अगर शहर के अंदर, मुल्क के अंदर अगर वाफिर मिकदार में गंदम, आटा, चीनी मौजूद है, अगर कहीं छुपा के रखी गई है और मार्केट में कंट्रोल वे में लाई जा रही है,
हुकूमत बड़े कोशिश करती है कि आपने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए लोगों को कंट्रोल प्राइस के ऊपर आपने चीज़ें देनी है, लेकिन हालात तो ये हैं कि जो चीज़ें आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बुनियादी तौर पे वहाँ पे होती नहीं है, वहाँ से भी सरमाएदार वो चीज़ें उठा के कहीं छुपा देता है। लोग जब यूटिलिटी स्टोर्स पे जाते हैं तो ना तो चीनी मिलती है, ना वहाँ पे सस्ता घी मिलता है। तो इन चीज़ों को किसने मेक श्योर करना है? यकीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। तो जब तक आप पूरे निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे असद, इन माफियाज के खिलाफ आप ज़रूर बढ़ के मारते रहें, बट आप इनको शिकस्त नहीं दे सकते। शायद ये भी बात कहनी चाहिए, तशवीशनाक हो थोड़ी सी शराजी साहब, लेकिन अगर आप सिर्फ मफादात के टकराव को देखें तो ये हुकूमत जो कि इतनी ज़्यादा बनती थी एंटी एलीट कैप्चर, हम इन सब के ख़िलाफ़ हैं। आपने ख़ुद देखा होगा कि जहाँ इनकी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में तकर्रुरियाँ हुई हैं और जो इनका रवैया रहा है, एलीट कैप्चर में सिर्फ इजाफा हुआ है। और एक ऐसी हुकूमत जो कि बार बार माफियाज़ की बात करती है, उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल डट के नहीं लड़ पाई और किसी एक इंडस्ट्री में नहीं लड़ पाई। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा।